अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हुमारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। काबीना में 18वीं तरमीम और सेनेट इंतखाबात करवाने से मुतालिक बहस और फैसलों के साथ साथ पेट्रोलियम कमीशन के हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई। कैबिनेट की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब जानवरों के डॉक्टर ने डीजी ऑयल बनकर किस तरह से कोटे की बंदरबांट की। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। सप्लाई चेन में कहां कहां और कैसे कैसे वारदात हुई, वजारत पेट्रोलियम पर किसकी इजारादारी, कमीशन रिपोर्ट ने सब बेनकाब कर दिया। प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लास्टली पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के गिर्द नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया है। मौलाना के करीबी साथी नैब पेशावर में कल तलब कर लिए गए हैं। क्या इस बार भी नैब मौलाना की धमकियों से डर जाएगा? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आमिर साहब, आज की कैबिनेट मीटिंग थी जो आज हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं? जी, अच्छी बात है कि कैबिनेट यहाँ पे बड़ी रेगुलरली होती है और बड़ी वहाँ पे बहस भी होती है। तो आज जो मेन बातें थी जो कि मीडिया पे भी बड़ी डिस्कस हो रही थी, वो था कि जी सेनेट का इलेक्शन ये कहा जा रहा था कि जी फरवरी में करवाया जाए। तो मैंने जो चेक किया है तो वो वहाँ पे ये इतनी डिस्कशन नहीं हुई कि टाइमिंग के हवाले से, बल्कि ज़्यादा डिस्कशन ये रही कि शो ऑफ हैंड का जो है तरीक़ाकार उसको कैसे करवाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल साहब का ख्याल था कि जनाब इसके लिए कोई आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये कानून की तब्दीली से किया जा सकता है। तो आज फिर उनको ये हिदायत दे दी गई कि इसको आप तशरीह इसकी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस डायल करके पता कर लें कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर बहस रही। तो क्योंकि ये सेनेट का इलेक्शन के ये पीडीएम का वो था कि जी ये बहस रहती थी कि वो इस्तीफे कब देंगे और उसका सेनेट के इलेक्शन के ऊपर क्या असरात होंगे, तो वो इसलिए ज़्यादा फोकस जो ख़बरों में जो चल रहा था वो ये था कि जनाब ये फरवरी में करवा रहे हैं और फरवरी में करवाने के पीछे इनकी क्या हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी क्या है और इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो जो मैंने चेक किया कैबिनेट की सोर्सेज से, वो कह रहे हैं नहीं, ये आखिर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हर साल होती है और लोग शोर भी मचाते हैं, तो उस पर ज़्यादा बात रही। बट सिर्फ टूवर्ड्स दी एंड जो है ये फवाद चौधरी साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि जनाब ये कानूनी तौर पे हम ज़रूरी नहीं है कि मार्च के अंदर जो है इलेक्शन सेनेट के करवाएं, एक महीना पहले भी करवा सकते हैं। मगर इसमें कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि पहले करवाया जाए, ये सिर्फ उनकी तजवीज़ सुन ली गई और उसको वो कर लिया, मगर ये फ़ैसला नहीं हुआ कि फरवरी में ही करवाने हैं। मगर ये तजवीज़ आई ज़रूर, सब ने सुना, सब ने उसके ऊपर गौर भी थोड़ा सा किया, मगर ये फ़ैसला नहीं वहाँ पे हुआ कि ये फरवरी में करवाने हैं। अगर करवाने होंगे तो इसका फ़ैसला बाद में होगा। दूसरा, वहाँ पे 18वीं तरमीम के ऊपर बहस हुई कि काफ़ी सारे मेंबरान ने, कैबिनेट मेंबर्स ने ये शिकायत की कि जनाब ये इसको देखना पड़ेगा कि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं कि सूबों को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया जाता है कि डे वन से, पहले दिन ही जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो डे वन से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना बैंकरप्ट होती है। तो ये इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ में ये भी बहस में आई बात कि और भी काफ़ी 18वीं तरमीम की मुश्किलात हैं, जैसा कि फूड सिक्योरिटी के अंदर भी ये जो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ गंदम का और आटे का जो रेट चलता है, ये भी मसाइल हल करने के हैं। तो उस पर बहस ज़रूर हुई तरमीम में मोस्ट प्रॉब्ली, मगर क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ तो फ़िलहाल तो आम कानून पास करवाना मुश्किल होता है और ये सेनेट के इलेक्शन के बाद वो मसला तो हल हो जाएगा, मगर आइनी तरमीम करवाना इस तरह के बड़ी पोलराइज सोसाइटी में और इन नंबर्स के साथ तकरीबन नामुमकिन है। मगर वो शायद ये इस तरह का गौर करे गवर्नमेंट कि वो पेश कर देंगे ये वाली तरमीम, उस पर बहस ज़रूर शुरू हो जाएगी, पास नहीं होगा मगर उनका नुक्ता नज़र आ जाएगा। तो ये एक बहस ज़रूर वहाँ पे हुई। मगर हमारे लिए और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे रहा
कि ये जो रिपोर्ट है इंक्वायरी की कमीशन की, जो पेट्रोलियम की जो पिछले साल शॉर्टेज हुई थी, उसके बाद ये इस साल हुई है, ये शॉर्टेज 2 साल से हो रही है। हाँ, इस साल ज़्यादा भी मार्च हुई है, अप्रैल में इस साल भी हुई है और पिछले साल भी हुई है। तो ये जो शॉर्टेज हो रही थी, तो अदालत के कहने पे जो इंक्वायरी FIA ने और ये सारे बोर्ड मेंबरान ने, कमेटी ने जो की, उसकी जो है प्रेजेंटेशन दी गई कैबिनेट में और उसको सुना गया। मगर उन्होंने कहा जी क्योंकि बहुत लंबी है और इसका अब क्या करना है, तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई, जिसके अंदर, जिसको हेड करेंगे असद उमर साहब, शीरी मज़ारी उसकी मेंबर होंगी और साथ में उसमें शफकत महमूद साहब होंगे। मगर मेरी इतला ये है कि उसके बाद से आज़म स्वाति साहब ने ये बीच में अपनी इसके अंदर टांग डाली। उन्होंने कहा मैं सारी उम्र जो है ना पेट्रोलियम और इन मामलात को डील करता रहा हूँ, तो मेरी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं इसके अंदर अपने आप को पेश किया गया। तो उस वक्त शायद ये पता नहीं फैसला हुआ कि नहीं हुआ, इनके ये उस मेंबर का हिस्सा होंगे। पर मैं अब टीवी में देख रहा था कि उनका कुछ लोग नाम दे रहे हैं कि चौथे मेंबर के तौर पे वो भी आ गए हैं। तो मुझे क्योंकि मैं और ताज साहब हम इस चीज़ को, ये ऑयल और गैस की और पेट्रोलियम रिलेटेड जो मसाइल हैं, ये कोई पिछले 5-7 साल से तो बहुत रेगुलरली कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये रिपोर्ट जो है, ये तो एक तस्दीक है उन हमारी जो खदशात हमेशा रहते थे या खबरें रहती थी, उसकी तस्दीक है। तो ये मेरे लिए और इनके लिए मेरा ख्याल है बड़ी फ़िक्र की बात है कि पहले ही जब कमेटियां बनती हैं कि उसकी पाकिस्तान की इतनी इसकी तारीख नहीं रही है। कमेटियां ये टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक तरीका है कि कमेटी के ऊपर कमेटी बना दो और कुछ भी नहीं होता। जिस तरह चीनी की रिपोर्ट आई हुई, अभी तक उसके जो है फैसले नहीं हो पाए। तो मगर ये बड़ी तगड़ी तगड़म है, ये जो है ना असद उमर, शफकत महमूद और शीरी मज़ारी, एक तो डायरेक्टली ये उनसे, अगर ये सेक्रेटरी साहब को या उसी मिनिस्ट्री को पकड़ा दी जाती तो ये बिल्कुल ही सर्दखाने में चली जानी थी। तो मगर स्वाति साहब के आने से जो है ना मैं मशकूक हो जाता हूँ, क्योंकि ये स्वाति साहब का एक अपना एजेंडा होता है और इनका एक बड़ा मशकूक बैकग्राउंड है। तो ये जब आएंगे तो उससे थोड़ा सा होगा और मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगी। तो बाकी इस पे बड़ी बेतहाशा बातें हैं, इसकी वो करेंगे हम जो पेट्रोलियम की उस पर। मैं सिर्फ इसकी 2-4 बातें ये कह दूं कि ये खुदा के लिए ये जो वो है इसको इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि पेट्रोलियम जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला पेट्रोलियम का है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि $14 बिलियन की ऑयल और गैस की हम हर साल हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने $50 बिलियन जो हैं, तकरीबन साल के $5 बिलियन बनते हैं, वो पेट्रोलियम और एनर्जी के सेक्टर में जो इरेगुलरिटीज़ हैं और जो करप्शन है या नालायकियाँ हैं या चोरियाँ हैं, उसकी वजह से सालाना $5 बिलियन का नुकसान होता है। और हम ये IMF से 2-2, 3-3, 4-4 बिलियन के लिए कभी सऊदी अरेबिया से हर जगह तरले करते रहते हैं। और ये जो दुरुस्तगी कर लें तो ये हमारा बड़ा मामला, और ये दुरुस्त किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि जनाब पेट्रोल और गैस जो है, डीजल वगैरह, ये 5-6 रुपये मज़ीद बढ़ाने जा रही हैं, तजवीज़ आई हुई है। तो ये अपनी चोरियों को जब नहीं कंट्रोल करते और इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, कर दिया जो करते बगैर चोरियों को ठीक करते हुए जब ये रेट बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमें गैस की और बिजली की लोड शेडिंग भी करनी पड़ती है और उसके रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। और ये सिर्फ रिपोर्ट जो है, ये सिर्फ जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, मैनेजमेंट कंपनीज़ जो हैं, मार्केटिंग कंपनीज़, ये सिर्फ उनकी है। ऑयल एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। गैस की अगर ये इस तरह की इंक्वायरी, जो कि इसके अंदर भी इसके रिकमेंडेशन में ये कहा गया हुआ है कि जनाब ये नेपरा को, ऑगरा को डिसबैंड कर दें। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है जो इनकी चोरियों को पकड़ने के लिए इदारा बनाया जाता है, वो ना होने के बराबर है। और वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसको टोटली ख़त्म कर दें, क्योंकि ना सिर्फ को वो फेल हो गया है इसको कंट्रोल करने में, वो इसका करप्शन का हिस्सा है
काफ़ी सारी करप्शन उससे स्टार्ट होती है कि वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उससे पैसे बनाए जाते हैं, और उन्होंने पिन पॉइंट किया है। साथ में उन्होंने कहा कि जनाब आप ऑडिट, जो हम भी कहते रहते हैं कि ये नदीम उमर साहब जो है ना, नदीम बाबर साहब, ये एक इशू आजकल चल रहा है जो कि हमने एक साल से टेकअप कर रहे थे कि सर्दियों में सस्ती जब ये LNG अवेलेबल थी तो ले लें, हम उस वक्त कह रहे थे। Exactly. तो अभी वो बहस अभी भी बहस किए जा रहे हैं, हालांकि अब कंफर्म हो गया कि $200 मिलियन का उस पर नुकसान हो चुका है। अब वो लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बिड्स ओपन हुई हैं, तो कोई बिड्स ओपन करके वो खरीदार कोई वो नहीं ले नहीं रहा आगे, और 3 कार्गोज का हमें कोई बायर सेलर नहीं मिल रहा। तो हमारा ये है कि बहस से बेहतर है कि ऑडिट करा लें। इन्होंने भी कहा है कि जनाब तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ का, आप ड्रैब का भी, पेमरा का भी, नेपरा का भी, इन सारों के ऑडिट करवाएं। इस गवर्नमेंट को पहले करवा देना चाहिए था, अभी करवा लें। इसमें मुझे बड़ा कुछ कहना है, मगर मैं चाह रहा हूँ क्लास सबसे पहले साहब मैं चाहूंगी अब दोनों चीज़ों पर करते हैं। एक तो जो सेनेट इंतखाबात में जो एक नई तजवीज़ लाई जा रही है, जिसपे हुकूमत ने फैसला भी दिया कि शो ऑफ हैंड के जरिए करवाया जाए, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, इस पर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं। और दूसरा, जो पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट पर जो कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर जो सिफारिशात पेश की गई उस पर अमल दरामद हो सकेगा। आमिर साहब ने कुछ कैबिनेट की कुछ डिटेल बताई, कुछ इनसाइड स्टोरी जो है मैं भी ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी भी ज़रा से बात हुई है। 3 आज बड़े वहाँ पे अहम इश्यूज थे उसके जो टेकअप किए गए। एक तो जैसे सूबों की इन्होंने बात की है कि वहाँ सूबों को जो पैसे कितने ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिनको NFC के तहत वो जाते हैं, उसमें ये बताया गया कि पंजाब को 2600 अरब अब तक इनको दे गए हैं, 2600 अरब गए हैं इनके पास। इसके बाद ये आपका सिंध हो गया, अल्लाह भला करे 1300 अरब हैं, KP के पास 900 बिलियन रुपीज़ हैं, बलूचिस्तान के पास 500 अरब गए हैं अब तक। ठीक है। तो कैबिनेट में उस स्पेशली 2 लोगों ने ज़्यादा इस पर बात की, फवाद चौधरी साहब ने और हफीज़ शेख साहब ने, क्योंकि उनके कंसर्न है। तो उस पर उनका ये कहना था, फवाद चौधरी साहब का जो जरा मुझे बता रहे हैं, उन्होंने कहा बलोचिस्तान को चलो अगर हम उसको ले लेते हैं, उन्होंने कहा वहाँ 1.25 करोड़ के आबादी, जितने बिलियंस ऑफ रुपीज़ वहाँ पे दिए, अगर हम वहाँ पे लोगों एक एक बंदे की जेब में भी अगर हम वहाँ पे आके उनको कैश देना शुरू करते, तो अब तक तो हर बलोची जो है या पख्तून जो वहाँ पे रहते हैं वो तो माशाल्लाह अमीर हो चुके होते हैं, लेकिन वो पैसा हमें नज़र नहीं आ रहा वो किधर जाता है। ये सेम उन्होंने कहा 4 सूबों की बात की कि यहाँ से इतने ये बिलियंस गए हैं, 2601, 1301, 901, 501, तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार अरब गया है। उसने कहा मैं सूबों में नजर नहीं आता, ये पैसा जा कहाँ पे रहा है, किस जगह पे लग रहा है, कुछ हमें भी बताना चाहिए, कुछ हमें भी नोटिस में आना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको पता है, ये जो आके जो भी लड़ाई शुरू हुई 18वीं तरमीम की जिसकी बात की आमिर ने, वो इसी से शुरू हुई है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब अब एक पेज पे हैं। ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत NFC में सूबों का जो शेयर है, जो पैसे जा रहे हैं, उसको रिवर्स किया जाए, कम किया जाए। इन्होंने आके 18वीं तरमीम में बढ़ा दिया था। अब इनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, इनके पास खर्चे के पैसे नहीं है। हम अपने जो बहुत सारे हमने खर्चे बढ़ाए हुए फेडरल हुकूमत को, तो फेडरल हुकूमत कहती है कि सारा पैसा ले जाते हैं सूबे। ये 24 किलोमीटर का जो शहर है इसके पास बचता कुछ नहीं है। फॉरन भी हमने आकर रेमिटेंसेज का ये सारी उनका ये लोन वगैरह वापस करने हैं, हमने सूद भी देना है, हमने आके एक आर्मी का बजट भी देना है, हमने यहाँ पे आपकी प्लानिंग डिवीजन का आपके एनुअल प्रोग्राम है, आपने उनको पैसे देने हैं, तनख्वाहें देने हैं, पेंशनें देनी है। हमारे पास तो पैसा बचते नहीं है, सारा पैसा उधर जा रहा है। अब जो लड़ाई चली हुई है नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इसी वजह से है कि वो ये चाहते हैं कि पैसे जो हैं, हमारी फेडरेशन चाह रही है कि हमारे पैसे जो हैं ये आप सूबे काम करें, हमें दें, क्योंकि हमारे पास तो तनख्वाहों और इनके पेंशन के पैसे नहीं आके बचते। इस पे वो ब्लैकमेल करते हैं कि भाई साहब अगर हम ये मान जाएं तो हमें क्या मिलेगा, वो वाली बात। एक तो ये हुई। दूसरी जो भी आमिर ने बात की इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वोट पे, अब उसमें 2-4 चीज़ें थी। इमरान खान साहब जैसे चाह रहे थे, एक तजवीज़ ये भी आ रही थी कि जनाब कि आप ना उनको नॉमिनेट कर दें, मतलब जिसके जितने वोट बनते हैं, पार्टी के पीपल्स पार्टी की 10 सीटें बनती हैं, PTI की 15 बनती हैं, नवाज लीग की 5 बनती है, वटेवर, तो आप उनको बता दें, अपने अपने बंदे बता दें कि ये लें, इतने लोग हैं आपके बनते हैं, तो आप अपने अपने रख लें ताकि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो इस पर एक आप कह सकते हैं एक तरह कंसेंसस भी था। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इस पर फिर पॉइंट आउट किया, जो जरा मुझे बता रहे, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब ये अगर पावर्स आपके पास आ गई किसी पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड के पास, ये तो नॉमिनेशन होना शुरू हो जाएगी। ये सेनेट इलेक्शन का जो वेरी पर्पस है वो ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनेट नॉमिनेटेड सेनेट आएगा, कोई आपका इलेक्शन वाला सेनेट तो नहीं आएगा। और दूसरा उनका ये उनका कहना था पॉइंट इस फवाद चौधरी का, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो है पूरा जमहूरी कल्चर जो है उसमें ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो आके इम्पोज करने के बजाय बेहतर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे बैठ के बातचीत की जाए, उनको कंसेंसस पे लाया जाए, उसके साथ ही तरामीम की जाए। तो इमरान खान साहब इस पे अगेन जो मेरी इत्तला है वो राजी हुए कि बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं
कि हमें चाहिए कि इस पे बैठ के बात करनी चाहिए, अपोजिशन से कंसेंसस के साथ ये चीज़ें करें, इनको आप उस पर शो ऑफ हैंड के जरिए करें या वट जो भी प्रोसेस है जिस पर सारे राजी हो जाए, तो आपको बात करनी चाहिए। लेकिन खान साहब को ये कहना था कैबिनेट में कि जब भी हम कोई बात करते हैं अपोजिशन से कि आए इलेक्ट्रोल रिफॉर्म पे बात करें या इंस्टीट्यूशनल को रिफॉर्म्स पे दीगर इश्यूज पे बात करें, तो वो आके पहले कहते हैं हमें इसमें से क्या मिलेगा, वही एनआरओ वाली बात, वो कहते हैं पहले हमारे केसेस खत्म करें। बहरहाल उन्होंने कहा जनाब कि आप बात करना चाहते हैं तो अपोजिशन से बात जो है ना आप इस मामले पे कर सकते हैं। और उसके साथ एक और भी तजवीज़ थी, वो आजम सवाती साहब की तजवीज़ है, वो जो उन्होंने पहले ऑलरेडी, बहुत कम लोगों को पता है ये बिल जो है ना ऑलरेडी कौमी असम्बली में पेश हो चुका है, ये वाला ओपन हैंड के जरिए होगा या आप उस पर, ये कोई नई बात नहीं की गई, ऑलरेडी कौमी असम्बली में बिल पड़ा हुआ है। तो उनका ये कहना था एक काम करें, क्योंकि एक मेंबर ने 11 वोट डालने होते हैं जो बताया गया है, उन्होंने कहा जिन 11 को वो वोट डालेगा जिनको, तो उसका नाम रखा कि ट्रेसेबल कर दें कि वो 11 लोगों को जो उसने वोट डाला है वो शो कर सकता है, दिखा सकता है उसने किस किस को वोट दिया, ताकि पता चलेगा पार्टी हेड्स को कि इसने आके कोई इधर उधर कोई हैंकी फैंकी तो नहीं की, लेकिन बात वही हो जाएगी। ये भी प्रपोजल। ये दूसरी तीसरी बड़ी बात आते हैं आमिर साहब की तरफ, जो आमिर साहब कह रहे हैं पेट्रोलियम पे आते हैं। और पेट्रोलियम पे जो वहाँ पे बहस हुई है उसमें एक तो ये था सबसे बड़ा जो उसमें मुतालबा किया है वो जो मेरे ज़राए कह रहे शीरी मज़ारी साहब ने किया है। अच्छा। उन्होंने सीधा वज़ीर आज़म साहब को कहा कि वज़ीर आज़म साहब ये जो कुछ रिपोर्ट में आया है, जो लोग इसके जिम्मेदार इन साहब को गिरफ्तार किया जाए, लोगों का पैसा लूटा गया है, इसमें अच्छी खासी इसमें माल बनाया गया है, पीपल आर प्लंडर्ड लूटेड, और उनके साथ फ्रॉड जो है रिपोर्ट अब कंफर्म कर रही है। सो बेहतर ये आप उनको गिरफ्तार करें, इनको गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा इसमें स्कैंडल आ रहा है। इसमें अगेन उनके अपनी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो इस पर खैर अगेन बहस शुरू होगी। साथ में अली जैदी साहब ने बात की, जो आमिर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो बड़े अरसे से आपको तजवीज़ दी थी, जिन दिनों यहाँ तेल की कीमतें कम हुई थी, कि मेहरबानी फरमाए तेल आप खरीद लें। हमने उल्टा वहां से इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी कि हमने तेल बाई नहीं करना, दुनिया ने बाई किया, सस्ता तेल खरीदा है, हमने नहीं खरीदा। हमने उसी वक्त ही पाबंदी लगा दी थी कि दुनिया से नहीं आना, लोकल जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग आपकी सारी आपकी OMC जो है, आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, आपने कहा जनाब जो इनके पास पड़ा हुआ है वो खरीदें, बहर से तेल और गैस। अली जैदी साहब ने कहा कि जनाब मैंने तो उस वक्त भी आपको कहा था कि ये जो हमारे पास शिप खड़े हुए हैं हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टॉक्स, आपको सस्ता तेल मिल रहा है, तेल मंगवाएं, उनको शिप्स में जो हमारे पास खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनमें हम उनको कन्वर्ट करके तेल को स्टोर कर लेते हैं। तजवीज़ तो बड़ी अच्छी दी थी। तो उन्होंने कहा जनाब मेरी भी उस वक्त किसी ने नहीं सुनी थी, ना किसी ने बात आके मानी, जिसका हमें नुकसान हुआ है बिलियंस ऑफ रुपीज़ का, बाप हमें शो करवा रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा, उस पर शीरी मज़ारी साहब ने प्रेस किया, ताहम 2-4 लोगों का ये कहना था, जिसमें फिर मुझे ज़रा कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब थे, दीगर 2-4 और लोग थे, उन्होंने कहा जनाब के वज़ीर साहब पहले भी हमने आके उसमें शुगर में हमने कुछ गिरफ्तारियां करके देखी थी, उसका रिजल्ट जो है ना ऐसा सच निकला नहीं है। सो इस पे ये बैठ के सिर्फ आगे इस रिपोर्ट की बुनियाद पे गिरफ्तारियां करना, इट वॉन्ट भी एक उसको एडवाइजेबल ये इसका नहीं होगा। तो सो उसके बाद उन्होंने फैसला किया जनाब को फौरी तौर पर कि हम फैसला नहीं करते। तो आमिर साहब जो कह रहे हैं फिर 3 मेंबर जो कमेटी बनाई गई है, मेरे ख्याल आपने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आमिर साहब बात कर लें, फिर इसके 3 मेंबर कमेटी के फ्यूचर पे बात करेंगे। बड़ी अहम बात है वो उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब कमेटी की सिफारिशात पर तो क्लास साहब बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी जो कि पेट्रोलियम कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें किस तरह से लोगों ने हेरा फेरी की है, जरा ये भी डिटेल से बताइए। ये मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी रिपोर्टें आती हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीखी 3 रिपोर्टों में से है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो पाकिस्तान की सारी इकॉनमी ठीक हो सकती है। मगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ये चॉइस नहीं है कि ये चीनी की रिपोर्ट की तरह या बाकी रिपोर्ट की तरह उसको इम्प्लीमेंट या ना करें। इसमें और पिछली रिपोर्टों में फ़र्क ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे ये इंक्वायरी करी गई है और उनकी ये इसके ऊपर एक निगाह होगी और होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट जो है ये इसको नहीं पब्लिक करना, ये कह रहे थे कि जनाब ये नैब को या गवर्नमेंट को भेज दी जाए। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसको पब्लिक किया जाए। तो ये पब्लिक स्क्रूटनी के लिए जो अदालत ने इसको किया गया है, और मेरा ख्याल है अदालत इस पर गौर कर रही होगी और करेगी कि इसको इम्प्लीमेंट इसको किया जाता है या नहीं किया जाता। अब ये है कि ये इसके अंदर होगा क्या और हुआ क्या है।
पिछले ये कोई एक इस गवर्नमेंट के तो डायरेक्टली 2 साल की इनकी भी इसके अंदर जो इन्होंने गलतियां की हैं उसका भी जिक्र है पूरा, मगर इससे पहले का हुकूमतों का भी है। और ये कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि एक बिल्कुल रिग्ड जो है ना सिस्टम करप्शन का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में चल रहा है, और उसमें वो खुद ही जो है एक दूसरे पे बाद में इल्ज़ाम लगा देते हैं। जिस तरह ये जो हर साल प्रॉब्लम ये LNG ना मंगवाने का होता है कि जी हमें डिमांड नहीं मिली, डिमांड किसने देनी है? वो गैस वालों ने देनी है, वो आपकी अपनी कंपनियों ने देनी है, वो डिमांड नहीं देते और बीच में प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे ऑयल मंगवा लिया जाता है। सईद मेहदी साहब फॉर एग्जांपल, उनकी कंपनियां थी, वो अपनी कंपनियां थी, वो मंगवाते थे। उनके जो सन इन लॉ थे राजा सिकंदर सुल्तान साहब, वो पेट्रोलियम के जो है सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये फैसले करने थे। और चेयरमैन गैस के भी वो जो है ना सईद मेहदी साहब खुद थे। सो आपस में ही जो है ना वो मिल मिला के जो है ना, ये सिर्फ एक नहीं, ये दहाइयों से ये निज़ाम चल रहा है कि ये गड़बड़े होती थी। बात ये है कि पेट्रोलियम का जो सेक्रेटरी है उसके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं। पहले ये ज़रूर होता था कि पाकिस्तान के जो टॉप के ब्यूरोक्रेट थे, जो कि जिनको 2-3 मिनिस्ट्रियों का तजर्बा होता था, उनको लाया जाता था। फॉर एग्जांपल आज मैं पूछ रहा था उनका जी पहले ज़माने में यहाँ मुख्तार मसूद, इज़ारुल्लाह, बशीर अहमद, कंवर इदरीस, असलम इकबाल, ये बड़े मंजे हुए एक्सपीरियंस सेक्रेटरीज को पेट्रोलियम सेक्रेटरी लगाया जाता था। पिछले 3 जो फेडरल सेक्रेटरी इन्होंने लगवाए हैं जूनियर तरीन, मतलब फॉर एग्जांपल ये अरशद मिर्जा से सिलसिला शुरू हुआ, ये सारे के सारे 21वें ग्रेड में 21वें ग्रेड के लगाए जाते हैं जिनको कोई तजर्बा नहीं होता इस लेवल का। और उसके बाद अरशद मिर्जा साहब भी 21वें ग्रेड में लाए गए। फिर राजा सुल्तान सिकंदर साहब जो है कि बड़े आराम से उनको प्रमोट करके अब इलेक्शन कमीशन में सबको प्रमोट किया गया। और असद याउद्दीन साहब को भी देखना है कि इनके साथ क्या किया जाता है। पहले 2 को तो जब वो डिलीवर करते हैं लाए, इसलिए जूनियर जाते हैं। और ये इतफाक नहीं है कि नीचे जो झैली इदारे हैं 25-30, उनके अंदर भी एक्टिंग चार्ज पे रखा जाता है। और उसके अंदर इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया हुआ है, कुछ तो उन्होंने जनरल वो बताया हुआ है कि जनाब ये ओगरा के अंदर इन्होंने लोगों का कसूर है कि किस तरह कंपनियों को, ऑयल कंपनियों को नवाजा गया अरबों नहीं खरबों रुपए के अंदर, और कैसे जो है एक डंगर डॉक्टर को जो है ना वो DG ऑयल लगा दिया गया, कैसे जो है फिर खरबों के गड़बड़ें की गई। पर उन्होंने पिन पॉइंट किया है, उन्होंने सीधा कहा है कि आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो सेक्रेटरी साहब जो पेट्रोलियम के हैं, हम ये कहते रहे कि असद याउद्दीन साहब जो हैं ये पिछले 7 क्राइसिस के जिम्मेदार हैं। कि ये जो ट्रॉयका इस वक्त है उमर अयूब साहब का, नदीम बाबर का और ये असद याउद्दीन साहब का, इनके होते हुए 2 इस तरह की शॉर्टेजेस ऑयल की हो चुकी हैं पिछले 2 साल से। जब से ये आई ये तीसरी गर्मियाँ थी जिसके अंदर बिजली की भी लोड शेडिंग हुई और गैस की भी हो रही है। GIDC का क्राइसिस हुआ, अभी ये इशू चल रहा है कि LNG का। फिर एक तो एक्ट्स ऑफ कमीशन है कि आपने जो इन्होंने फैसले किए वो गलत थे। एक ओमिशन के कि जो ना करदा इनके गुनाह हैं या जराइम हैं कि जैसा कि $2 की जब आई हुई थी पूरी दुनिया ने ख़रीदा, इसके अंदर भी उसका जिक्र है। ऑयल और गैस इन्होंने हैजिंग नहीं की। अब हर कोई कह रहा है, मुझे असद उमर साहब भी ये जो कह रहे हैं, अली ज़ैदी साहब वो भी कह रहे हैं, मैंने भी कहा था। असद उमर साहब भी कहते हैं कि मैंने भी हफीज़ शेख साहब को ख़ास तौर पर कहा कि खुदा के लिए इस वक्त सस्ती मिल रही है, क्यों नहीं ले रहे। और भी 2-3 वजीर हैं, सडनली वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने कहा था, बादशाह ने हमारी सुनी नहीं जो है। तो फिर कसूर तो फिर बादशाह का हुआ। तो बादशाह साहब को मेरा ख्याल है इसके अंदर जो अगर अपनी जान बचानी है, क्योंकि आपने जो केसेस बनाए हुए हैं शाहिद महमूद इसके ऊपर, शाहिद खान अब्बासी पे, मिफ्ता इस्माइल पे और बेताशा लोगों पे, इस रिपोर्ट के अंदर जो जिन चीज़ों का जिक्र है उसके 10% मार्जिन के ऊपर ने उनको जेलों में भी डाला हुआ है और उनको बिल्कुल दीवार के साथ दगाया हुआ है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इन सारों का मुकद्दर जो है ना वो जेल में है। मगर फौरी तौर पे वो सही कहती है शीरी मजारी, जिसका उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि सेक्रेटरी साहब को तो सबसे पहले निकाला जाए। ये तो कल निकाला जाए, क्योंकि वो इस वक्त भी वहाँ बैठे हुए हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, उनका फौरी तौर पर इससे हटा देना बड़ा ज़रूरी है। अकला साहब, आप बात करना चाह रहे थे कि कमेटी तो बना दी है, इसका फ्यूचर क्या है? सिफारिशात पर अमल दरामद हो सकेगा या फिर बंद गली में ये कमेटी भी चली जाएगी? कमेटी से शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा, अल्लाह भला करे आपने, मैं बड़ी देर से आमिर साहब की सुन रहा था तो इस पर बात करें। बाकी तो मैं बाद में बात करते हैं। शुरू करते हैं आजम सवाती साहब से कि उनको शौक चढ़ा जी मुझे भी कमेटी में डालें। उनसे ज़्यादा इंटेग्रिटी और करैक्टर वाला बंदा इमरान खान साहब को कब मिल सकता था?
जिनके खिलाफ 5 JAT की रिपोर्ट्स 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई। कहेंगे मुझे याद नहीं था, ये हमने इसको जिक्र उठाने नहीं तो थद्दा लिया था उसका रिपोर्ट्स का, यहाँ पे पूरी कौम को सामने दिखाते। दुनिया जहाँ के उन पे हजूर पे जो भी बातें हैं ना, उसमें 3-4 में बड़ी बड़ी आपको बता देता हूँ, जो बैठ के तेल की इंक्वायरी फरमाएंगे। ये वहाँ पे USA में 2000 में टेक्सास में थे, वहाँ पे इन्होंने 2 दफ़ा वहाँ पे जाके वोट डाला ये क्लेम करके कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। उन्होंने इंक्वायरी की, इनकी पटिशन पड़ी हुई थी वहाँ पे उसके लिए इमिग्रेशन के लिए जो भी थी दरखास्त थी वटेवर। वो पता ये चला उन्होंने कहा हजूर आप तो वो भी नहीं है, आप इस मुल्क के शहरी नहीं, आपने वोट कैसे डाला है? वहाँ से मसूफ जो हैं वोट डाल डूल के यहाँ से, अब उसके बाद आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं, वहाँ से उन्होंने इनको इमिग्रेशन देने से इनकार कर दिया। मैं नहीं कह रहा मेरे पे ना गुस्सा करें, वो कहते हैं गिरा खोते से गुस्सा कुमार पे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो JAT थी, GFIA के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट पेश की थी, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट मंगवाई थी। नंबर 1। नंबर 2 जनाब, ये जब वहाँ से अमेरिका से वापस आए, उन्हीं दिनों में जब इनको कहा गया कि तशरीफ ले जाएं, ये सारी चलाकियाँ जो है ना ये जाके पाकिस्तान में करें, वहाँ सूट करके आपको सीधे लैंड किया। ये यहाँ पे अपने इलाके में है जनाब, जो मनसहरा वगैरह नौशारा जो भी इनका साइड मनसहरा वगैरह साइड पे है, इनको शौक चढ़ाया। उन्हीं दिनों में आपको याद इलेक्शन लोकल बॉडीज का जनाब मुशर्रफ साहब का आ रहा था, इन्होंने कहा जनाब कि एक आ गए। अच्छा, इनका नाम जो है पता ये चला बशीर अहमद है। इन्होंने बशीर अहमद से आजम सवाती हुए जनाब अली, अब नाम में सवाती वैसे मनसेरा के हैं। इन्होंने बशीर अहमद से आजम सवाती हो गए ये। अब ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इसकी भी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची। अब ये बैठ के इंक्वायरी फरमाएंगे, जरा ज़हन में रखिए। अगला काम इन्होंने क्या काम किया, उन्हीं दिनों में वहाँ पे फ्लड आया सर, बड़ा शदीद किस्म का फ्लड, बड़ा खौफनाक किस्म का। बेचारे 60 के करीब लोग जो है ना वहाँ पे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक वहाँ पे मौलवी नज़ीर साहब थे, जैसे होते हैं गाँव वगैरह के, उन्होंने जनाब चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इनके पास भी पहुँचे कि अमेरिका से आए हैं, बड़े डॉलर होंगे इनके पास, लगते भी हैं जनाब के, बड़े सखी इंसान लगते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आप भी चंदा डालें, बेचारे यहाँ पे 60 लोग बेचारे मारे गए हैं और उसके बाद घरों में खाना नहीं है, पीना नहीं है। इन्होंने $1 मिलियन का उनको नोट पेश किया, $1 मिलियन का नोट पेश किया। वो जनाब पूरे KPK में थरथली मच गई उस वक्त जब जनाब मुशर्रफ साहब का रूज था उनके दौर में। वहाँ का जो उस वक्त आपका उसका आप कह लें कोर कमांडर तो नहीं होते, दूसरे होते हैं उस साइड पे। उस वक्त मुझे ये बताया कि जनरल एहसान साहब थे जो बाद में DGISI लगे, ये वहाँ पे थे। फिर उसके बाद आपके गवर्नर जो थे उनके आके मिलिट्री सेक्रेटरी को बताया गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो वहाँ पे हर जगह थरथली मच गई कि एक साहब अमेरिका से आए हुए हैं जिन्होंने $1 मिलियन का नोट अत्या दिया है। तो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब एंड कंपनी जो है उन्होंने जनाब बैंक में उन्होंने जाके वो खुलवाया, अकाउंट खुलवाया। बहुत बड़ी ये स्टोरी है, फिल्म है पूरी। मैं बड़ी दफ़ा ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान की ये एडमिनिस्ट्रेशन की और पाकिस्तानी के लोगों की अकल की दाद है। मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आप बड़ी दफ़ा ये बताया है सर लोगों को नहीं बताना जरूरी है, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट वाला ये जो कब्जे वाला भी है, सर मैं आ रहा हूँ ऐसा क्यों साथ में ये जरूर बताना है आपने कि फिर इनके पास क्या ऐसी चीज़ है कि इनको फिर तरक्की मिल जाती है, इनके लिए बेहतरीन कैबिनेट स्लॉट आता है। वही वाली बात फिर मुझे याद आ जाएगा अमिताभ बच्चन की और उसकी। इनके पास माँ है, इनके पास माँ है, इनके पास रोकड़ा है भाई, ATM है, बहुत बड़ी ATM है। इन्होंने जनाब उसके बाद पता ये चला कि जनाब वो जो था नोट जैली था, इनको जाकर उन्होंने पकड़ा। ये 3 दिन गायब हो गए। किसी सियाने ने कहा सारे के सारे तुम यहाँ सिविल और जहाँ पे फौजी अफसरान बैठे हुए, एक अमेरिका से बंदा है, सबको आकर उसने चूना लगा दे, को खुदा का खौफ करो। ये $1 मिलियन का कोई नोट होता है कोई कभी? उनका होते नहीं, $100 का मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो है। उस पर बाद जनाब इनकी तलाश शुरू हुई कि आजम सवाती साहब को ढूंढे जनाब जो अमेरिका से आए थे, वो क्या बना? तो पता यह चला ये फरार हो गए 3 दिन के लिए। चौथे दिन जनाब बरामद हुए। इन्होंने कहा ये तो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने नहीं होते जो नोट शोट शादियों पे नहीं किए जाते, ये तो मैंने मजाक किया था ऐसे, मैं तो मजाक में किया था जनाब। तो उस पे लोग उन पे बिफर गए हुए हैं, खुदा का खौफ करें। 60 यहाँ लोगों की जाने पड़ी है, लोग भूखे बैठे हुए, आपको मजाक की पड़ी हुई है। फिर इनके साथ जनाब फौजी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी, अब उनकी भी सुबकी हुई, सब की जनाब के मजाक किया था। 30-35 लाख रुपीस में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई। तो फिर इन्होंने ये आप इंक्वायरी रिपोर्ट फरमाएंगे। इसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे CDA के साथ इनका मुहैता हुआ वो आप जान चुके हैं। गए के मामले पे एक IG साहब को इमरान खान साहब ने तब्दील किया, इन्हीं के कहने पे आज वही साहब जो हैं तेल की एल की इस इंक्वायरी कमेटी को करेंगे, जिन पे दर्जनों किस्म के इल्जामात हैं, उन पे इनसे सीरियस किस्म, इन पे ये रिपोर्ट तो आप पकड़ के बैठे जो 5 JAT हैं,
नैब वो को इनके अलग खिलाफ है। कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनके एसेट्स आके देखने चाहिए थे, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, एफआईए को करनी चाहिए थी। ये इमरान खान साहब सिस्टम लेके आए हैं, इस मुल्क में करेक्टर और बड़े इंटेग्रिटी वाले लोग ले हैं जो इस मुल्क में जेली नोट चलाते रहे हैं, पूरे सिविल मिलिट्री, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बेवकूफ बनाया, अमेरिकन को चूना लगाया, यहाँ पे उनके 100 कंडक्ट हैं। एक दुबई के किसी शेख के साथ इनका लड़ाई झगड़ा, इसका जदाद का चल गया था। ये तो एक मेंबर ये हैं। दूसरों की बात करते हैं सर, असद उमर साहब की, हमारे दोस्त असद उमर साहब जो हैं, जिनकी वजह से इस मुल्क और कौम को 400 से लेकर 500 बिलियन रुपीस तक का चीनी का ये टीका लगा है, जिनके अपने खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट है असद उमर साहब के खिलाफ, अपने खिलाफ एफआईए की जो इमरान खान साहब ने करवाई थी, उसमें लिखा गया कि असद उमर साहब जो हैं, जिन्होंने अपना फैसला किया था, ये उसको जस्टिफाई करने में, हमें कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं। जिनकी ये फैसला था कि 3 बिलियन रुपीस जहाँ पे जहांगीर तरीन को भी देने हैं, ये उसके बाद आपने उसको देना खुसरो बुख्तियार के भाई शहरयार को भी देने हैं, उसके बाद आपने शमीम खां है, इसका जहांगीर तरीन का मामू है, उसको भी देने हैं, जिन्होंने चेक इनसे कटवाए, दूसरे लफ्जों में अप्रूवल दी, और उन पे बकायदा केस बनता है। किसी दिन जब ये पावर से बाहर जाएंगे, कोई हुकूमत आएगी, 3-4 वजीर तैयार रहे, इन पे रेफरेंसेस तैयार पड़े हैं। एक रज़ा दाऊद साहब हैं, ये हमारे बुजदार साहब हैं, उसके बाद आपके हाशिम बख्श साहब हैं, फिर ये जनाब ये असद उमर साहब हैं। ये 4-5 जो हैं, चलो कैबिनेट जो है बड़े लोगों के, मैं सबका नहीं कहता कि इमरान खान साहब भी उसमें फंसते हैं, जिन पे अपने खिलाफ इंक्वायरी की फाइंडिंग है। असद उमर साहब के खिलाफ एफआईए की इंक्वायरी की चीनी स्कैंडल में फाइंडिंग है। उनको सरबराह बनाया गया है कि जनाब आपने बैठ के इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आपने हमें बताना है कि हमने क्या करना है, इसका अंजाम फिर क्या होगा। आमिर साहब हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि कोई रिजल्ट निकलेंगे। जो पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने तो जो मुझे प्रोविंसेस से जो आई कि ये वाली है। दूसरा, हम सबको पता है कि उन्होंने पहले अपोज किया था, जिसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ने शायद इंसिस्ट किया कि इसको करो, जिसकी वजह से फिर फाइनली वो जो है उनकी और जहांगीर तरीन की लड़ाई हुई और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारिग हुए। तो ये खैर उसकी एक्सप्लेनेशन उनको खुद देनी चाहिए, पर मुझे उम्मीदें हैं कि ये कमेटी, ये जो तिकड़े में अगर स्वाति साहब नहीं आते तो ये करेगी भी और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी मर्जी नहीं है, ये लॉ हाई कोर्ट इसके ऊपर बैठी देख रही है। यानी कि हम कुछ एक्सपेक्ट करें, कुछ अच्छा रिजल्ट, और हम भी इसको फॉलो करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये मैं इस पे क्लास साहब से ब्रेक के बाद दूंगी कि क्या हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनके करीबी साथियों को नैब पेशावर में कल पेशी के लिए तलब किया गया है। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी मौलाना की धमकियां काम आएंगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आमिर साहब, एक तरफ पीडीएम मुतालबा कर रही है वजीर आजम के इस्तीफे का, आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि अपोजिशन के जो इस्तीफे हैं वो एटम बम है, तो अब क्या होगा आगे, क्योंकि हुकूमत तो नहीं दे रही है इस्तीफे। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो इस्तीफे वाला जो है ऑप्शन, जो अपना भी इन्होंने इस्तीफे वाली देनी है, ये इनकी एक इनसे बहुत बड़ी सियासी गलती हो गई है। अगर ये इस्तीफों की तरफ जाएंगे तो नून लीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा नून लीग टूट जाएगी और पीडीएम भी टूट जाएगी। मगर अभी ये एक मज़ेदार बात लगती है ना कि आप इस्तीफा दे दें वरना हम इस्तीफा दे दें, और मांग कौन इस्तीफा रहा है, जो खुद इस्तीफा दे ही नहीं सकता, मौलाना फजल रहमान साहब। उनके जो है ना, मैंने जो बताया था पहले भी कि उनके रुफ़का, करीबी दोस्त, जिनकी ये सारी जायदादें जिनके नाम पे हैं, वो गिरफ्तारियां उनकी शुरू हो चुकी हैं और वो अनकरीब बोलना शुरू हो जाएंगे, या वो खुद जेल में जा सकते हैं, या उनको जो है ना ये बताना पड़ेगा कि ये नाम ये हमारी नहीं है, किसकी हैं। तो उन पे भी तलवारें लटक रही हैं। बाकी बिलावल पे और मरियम पे जो तलवारें पहले लटक रही थी, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इतनी जब आप हाइप पे ले जा के इतना आप ये कह के ऐलान किया गया था आर या पार, और सारी दुनिया देख रही थी, हम भी सोच रहे थे कि क्या ऐसी बात होगी, क्योंकि इन्होंने सस्पेंस डाला हुआ था कि आप वेट करें। ऐसी बात नवाज शरीफ साहब करने वाले हैं जलसे के अंदर, ऐसा बड़ा एटम बम जो है ना, उस वक्त भी एटम बम चलाना था। मरियम बीबी ने भी ये उम्मीद दी थी कि हम कोई ऐसी बात अनाउंस करेंगे, कोई ऐसा वहाँ पे फैसला होने जा रहा है जो कि अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद गवर्नमेंट भी गिर जाएगी और निज़ाम भी गिर गया। कि मैं खुद डरा हुआ था कि पता नहीं खुदा ना खास्ता इस मुल्क का क्या होगा, गवर्नमेंट का तो छोड़े, इस मुल्क का पता नहीं मुल्क रहेगा या नहीं रहेगा, कि ऐसा कोई एटम बम निकालेंगे। अब वहाँ पे कोई एटम बम नहीं चला और लोग कह रहे हैं कि हमने कहा है, अगले दिन जो है ना उनको वो मौका याद आया मारने के लिए, कि हमने कहा कि अपनी क़यादत को फ़ौरन जो है ना पकड़वा दिए जाएं।
तो मैं समझता हूँ मरियम का ये सबसे पहला इम्तिहान था और इसमें वो बुरी तरीके से फेल हुई हैं और उनको शायद ये एक सियासत एक दिन 2 दिन या सिर्फ उस तरह के उस्ताज़ा परवेज़ रशीद या मरियम औरंगज़ेब से सियासत नहीं, 1-2 साल की ट्रेनिंग के साथ आप सीख सकती। और लाहौर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो इतना बड़ा जलसा करना था, कुछ लाहौरिये साथ में रख लेते आप। ये जो है ना पिंडी वाल जो है ना परवेज़ रशीद साहब और मरियम औरंगज़ेब, इनको लाहौर की नब्ज़ का उस तरह नहीं पता। लाहौर की नब्ज़ का सबसे ज़्यादा अगर किसी को पता था तो उन 2 लोगों को पता था जो कि 25 साल से इस पार्टी के लिए लाहौर मुस्लिम लीग में लाहौर चला रहे थे। उन 2 अशखास का नाम है हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिनको नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी दी हुई थी। उनको हर मोहल्ले के नुक्कड़ का पता था कि इस मोहल्ले में हमारे फलाने बंदे के हमने इतने सिपाही भर्ती करवाई हैं, फलाने बंदे को जो है हमने जो है ना फलाना कोटा दिया हुआ है, उसके मामे को हमने वो जेल में था तो छुड़वाया था, फलाने के चाचे को जो है ना हमने छितर लगाने से बचाया था, इसका SHO लगाया था। तो वो पूरे रजिस्टर खोल लेते थे कि भाई साहब अब हिसाब देने का टाइम आ गया है, तो वो जेल में है। तो या मैं नहीं ये इल्ज़ाम लगा रहा कि उन्होंने इशारा किया, सीटी बजाई है कि पीछे हट जाओ, या उन्होंने सीटी बजाई है या बाकी जिनको सीटी बजानी थी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि नहीं जनाब ये नहीं, कि एक दिन के अंदर जो है ना लॉबीज है ना वहाँ पे। और पहले ये मज़का ना गुस्सा का इजहार कर रही है मीडिया पे कि हमें बड़ा जलसे को हमारे छोटा दिखाया जाता है। जो बड़ा जलसा होता है वो उसकी खुशबू आती है, सारे ज़माना देख रहा होता है। ये बहाना कि हाँ सड़कों पे लोग रह गए होंगे, हज़ारों रह गए होंगे, किस जलसे के नहीं रहते। हर जलसे के बेताशा हज़ारों इस तरह ही होती हैं कि जी वो गुजरांवाले तक हमारी बसें थी वो रह गई, वो होता ये ऐसे ही होता है। मगर जिनकी ये कमिटमेंट शो करती है कि लोग आपके बयानियों से कितना आपके लिए जान देना चाहते हैं। जो भी आप कहें ये जो मजहबी जलसे हैं आप देखें ना, वो पहुंचे लोग जो है जनाजे पे, उसके बाद आप देखें 126 दिन तक जो भी है वो कफन पोश सर्दी की रातों में बैठे रहे ना, ये कमिटमेंट है। तो मैं समझता हूँ लाहौरियों ने और बाकी लोगों ने मरियम बीबी का जो बयानिया है उसको एक जो है एक किस्म की एक ना की है कि नहीं बाजी इंज नहीं होना। तो और मैं समझता हूँ इनकी जो तकरीर भी थी, एक वो जो होता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि जब आप एक चीज़ कहते हैं, जो पहले हम भी कहते थे हैं कि आदत के खिलाफ ना कुछ कह दें, कोई जो है वो छोटे बाजवा साहब जो हैं उनके मुतालिक कोई बात ना कर दें, आसिम बाजवा साहब के मुतालिक कोई बात ना हो जाए। अब इतना कुछ कह चुके हैं कि अब कोई डर नहीं है, आप कहेंगे क्या नहीं, सब कह दिया। ये बड़ी अच्छी एक चीज़ होगी, एक करेक्शन हो गई है कि ये ओवर सेंसिटिव हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी ये ओवर सेंसिटिव थी, ये करेंगे तो ये होगा। आपको कहने से वो इनका जो था ना डर, वो खत्म हो गया है। और मुझे डर ये है कि इनके साथ मजीद जो उसकी वजह से होने वाला है फेलियर ज्यादा मजीद। क्लास साहब आपको क्या लग रहा है कि मरियम इस जो शो उनका उसमें फेल हो चुकी है? वो कल जो उन्होंने गुस्सा किया है मरियम नवाज साहबा ने और अभी भी वो मुझे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हुई हैं और जिस तरह वहाँ पे बैठ के एक दरबार लगता होता, दरबार में 8-10 उनके बड़े इंतहाई उनके शेर जोशीले बैठते थे और तालियां बजती होती थी कि मरियम नवाज साहबा आके तालियां बजती थी नाश्ते पे कि रात इन्होंने शाम में कल शाम फलां अपने इन्होंने मुखालफिन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे कि तैसे कर दिए। तो उस तरह उनकी जो टोन थी, टेनर थी, और जो लोग उनके बारे में कहते हैं ना कि ये पावर में अगर आई तो एक बिल्कुल इनका विंडिक्टिव और एक रिवेंजफुल एक उनका पूरा एक फुल जो नजर आता है, जो क्राउड उन्होंने अपने इर्द गिर्द उन्होंने जमा किया हुआ है, तो वही भी उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल कहता रहता है कि मजीद उनको फ्लेयर करता रहता है कि जरा थ्रेट करें। अच्छा, मौलाना साहब ने भी थ्रेट की थी, आपको याद होगा जब उनकी स्टोरी सामने आई थी, उन्होंने भी कहा था कि जनाब देख लेना हमारे पास बड़े बड़े गुर्गे हैं और पता नहीं क्या कर देंगे हम आप लोगों को। मीडिया को थ्रेट किया था ताकि उनको डराया जाए, मीडिया उनकी स्टोरियां ना रोके। तो क्या हम नहीं रुकी। तो मरियम नवाज साहब मैं अभी नाम नहीं ले रही, भाई आप नाम ले लें, आप उनका नाम ले लें, मौका दे रही हूँ कि बाज आ जाएं, मतलब उनको बाज आ जाएं। भाई साहब आपके ही मेरा ख्याल है जो आपके ज्यादा हमदर्द चैनल थे या आपके ज्यादा हमदर्द जो लोग थे वही कह रहे थे मीडिया वही दिखाएगा जो नजर आएगा। आपने सबको कहा जनाब एक ही उसका लाठी के साथ हाँक दिया कि सारे बिकाऊ हैं, सबको ISPR कह रहा है, सबको धमकियां आ रही हैं, सबको नैरेटिव आ रहा है, सबको चीजें। ये आपके दौर में भी ये चीजें होती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। हम जाती तौर पर बहुत सारी चीजें मरियम नवाज साहबा की उस दौर की जानते हैं कि ये बाकायदा उस पर रेटिंग कंट्रोल करते थे, ये इश्तिहारात कंट्रोल करते थे,
ये इसके बाद एंकर्स कंट्रोल करते थे, इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, इसके बाद इनके हिदायत जाती होती थी किस किस को क्या करना है, फिर सोशल मीडिया ग्रुप्स थे, उनके जरिए किस किस को गाली दिलवानी है, किसको इन्होंने डिग्रेड करना है, इसका रिडिक्यूल करना है, मॉक करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। इसके बावजूद मैं तो फिर अरशद शरीफ के खिलाफ इन्होंने पर्चा दर्ज कराया, शायद खकान अब्बासी साहब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को कह के उसके खिलाफ पर्चा इन्होंने दर्ज करवाया। इन्होंने पैमरा के जरिए कौन सा ऐसा चैनल था, कौन सा ऐसा एंकर था, कौन सा ऐसा ये जर्नलिस्ट था जिसको बुलवा के इन्होंने जलील करवाने की कोशिश ना की हो या जुर्माने ना करवाए हों, चैनल बंद ना करवाऊँ। और आज एक उन्होंने बड़ी अच्छी एक उन्होंने खूबसूरत टांट की कि हम तो मीडिया की या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब यह है कि हम यहाँ पे झूठे भी हूँ, हम गलत भी हूँ, तो भी हमें सपोर्ट करें क्योंकि हम आपकी आज़ादी के लड़े। भाई साहब, आप हमारी आज़ादी की लड़ाई ना लड़ें। आप जब हुकूमत में आते हैं, इमरान खान साहब का रवैया भी वही हो जाता है कि मीडिया को जरा टाइट करें, उनको टाइट करो। वो एग्जैक्ट वही रवैया खान साहब का था। आप पावर में थे, आपका भी वही रवैया था। ये आपका तो अपोजिशन में भी वही है, वही रवैया है। मतलब आज उसको हुकूमत को कहना पड़ गया जनाब हम ये मीडिया के साथ खड़े। शिबली फराज साहब ने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए वैसे जब उन्होंने शिबली फराज साहब ने कहा कि कौन है? जी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा हम मीडिया के साथ खड़े, ज्यादती नहीं होने देंगे। भाई साहब, आपके दौर में आपकी हुकूमत में मीडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है। लेकिन मरियम नवाज साहबा का मुझे लहजा वही लगा है कि वो अभी तक खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बता दूं कि एक हमारे एंकर दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी वो कहीं कहा मरियम बीबी से कि आप में थोड़ी सी एरोगेंस का ये तासुर है कि आप एरोगेंट हैं। उन्होंने कहा मैं एरोगेंट? उन्होंने कहा सफ्तार इधर आए, मैं एरोगेंट हूँ? उन्होंने कहा नहीं, किसने कहा है? पूछा भी किससे? मैं शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था कि मगर मुझे वो वाकया याद आया। उन साहब ने किसी ने बताया कि ये वाकया वहाँ पे हुआ है जो वहाँ पे मौजूद थे। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।